जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। जहां संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार और जुल्म की बर्बर दास्तान सामने आई है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच से पर्दा कब हटेगा और जो असल दोषी हैं वो सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। संदेश खाली को लेकर सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि इस केस का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अब तक फरार है और बंगाल पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई। आखिर वो कब गिरफ्तार होगा, ये बड़ा सवाल। जी हाँ, वहीं संदेश खाली को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है, लगातार जारी है। उधर घटना का सच जानने के लिए लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दौरा भी जारी है। इस बीच बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी है और इस डॉक्यूमेंट्री में शॉकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ये बताता है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिग रिवील है और जो सच्चाई है वो झकझोर कर रख देगी। संदेश खाली पर संग्राम मचा हुआ है। महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा, ये आवाज संदेश खाली से उठकर सामने आ रही है। और एक बड़ा अपडेट और कि संदेश खाली में एसटी आयोग की टीम बस पहुंचने ही वाली है। सच्चाई क्या सामने आ पाएगी, इतने दौरे हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। और बीजेपी की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री इसी को लेकर जारी की गई। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाहजहां शेख, जो सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप उस पर लगा, जमीन हड़पने का आरोप लगा, वो कब अरेस्ट होगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और कार्रवाई का भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि एनएचआरसी की तरफ से भी इस मामले में नोटिस जारी हुआ है। जी, और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, संदेश खाली पहुंच गई है एसटी आयोग की टीम। संदेश खाली केस की पड़ताल करेगी एसटी आयोग की टीम। अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम इस वक्त संदेश खाली में ही है। एसटी आयोग की टीम पीड़ितों से यहां पर मुलाकात करेगी। एसटी आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक के नेतृत्व में टीम यहां पर पहुंची है, जो कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से बात करके उनका दर्द साझा करने की कोशिश करेगी। और फिर देखना यह होगा कि आयोग की टीम क्या रिकमेंडेशन देती है। पहले हम अपना जैसे कमीशन का रूल रहता है, जहां कंप्लेन आता है हम चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को रिपोर्ट मांगते हैं। उसको 3 दिन के लिए टाइम दिया है। फिर ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए जो कंप्लेन के आधार में हम जा रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर दोनों को हम मिलाएंगे। अपना ग्राउंड रिपोर्ट प्लस डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी का जो रिपोर्ट है, दोनों को मिलाने के बाद फिर कमीशन आज पर जैसे रूल उसका एक्शन लेता है, इसे लेगा। तो एसटी आयोग की टीम का ये बड़ा दौरा है संदेश खाली में और वो पहुंच चुकी है टीम। अब आपको बताते हैं कि एसटी आयोग की टीम संदेश खाली में क्या क्या करेगी। आपके मन में भी सवाल होगा, तो आइए जानकारी आपको देते हैं। संदेश खाली में एसटी आयोग पहुंच चुकी है और देखिए क्या क्या जानकारी हासिल करेगी। केस की, इस पूरे केस की पड़ताल का मुआयना करेगी और पड़ताल करेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई का पता लगाने की कोशिश होगी टीम की। जी हाँ, इससे पहले एससी आयोग भी रिकमेंड कर चुका है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। राष्ट्रपति शासन तक की बात की गई, महिला आयोग ने भी यही कहा। अब एसटी आयोग की टीम संदेश खाली में है, जहां टीम पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी, उनका दर्द साझा करने की कोशिश की जाएगी। यौन उत्पीड़न के सच का पता लगाना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मामले में गैंगरेप की धाराओं के तहत एफआईआर तो दर्ज की जा चुकी है, कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन शेख शाहजहां अभी तक फरार है। पीड़ित महिलाओं का बयान एसटी आयोग की तरफ से भी दर्ज किया जाएगा उनकी शिकायतें सुनने के बाद, और टीएमसी नेताओं पर आरोप की जांच की जाएगी। टीएमसी के नेताओं पर बड़े आरोप लगे हैं, उसकी भी जांच की जाएगी और हालात का संदेश खाली के जायजा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो माना जा रहा है कि अब सामने आएंगी, संदेश खाली का सच सामने आएगा। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। चारू प्रज्ञा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय नेता सीपीएम के हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले
मैं रुख करूंगा रविशंकर दत्ता का, जो कि संदेश खाली का सच अपनी रिपोर्ट्स के जरिए लगातार सामने ला रहे हैं। अब रवि, एसटी आयोग की टीम वहां पर पहुंची है, क्या माना जाए अभी ग्राउंड पर सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई, क्या एक्शन होते हुए आप देख रहे हैं, तब जबकि यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है देश का? समीर देखिए, आप काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। आपको पता है 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार क्षमता में आई थे, किस कदर माओवादी जो कार्यकलाप थे झारग्राम में, जंगल महल में, उसको स्तब्ध किया गया था। कैसे किशन जी का वहाँ पे एनकाउंटर हुआ था और कैसे सरकार ने ये दिखाया था कि वहाँ पे शासन जो है, जो लॉ है, उसको कैसे वहाँ पे जारी किया जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। डीजी कल रात को पूरा वहाँ पे रहा, आईजी साउथ बंगाल अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा फोर्स वहाँ पे गया है। सवाल उठ रहा है ये जो बड़ी मूवमेंट है ये क्यों है? संदेश खाली थाना जो है करीब खाली हो चुका है। एससी कमीशन वहाँ पे पहुँच रहे हैं, एसटी कमीशन वहाँ पे पहुँच रहे हैं, महिला आयोग वहाँ पे पहुँच रही है, इसके बाद ह्यूमन राइट्स वहाँ पे पहुँचेंगे। लगातार वो कवरेजेस हमने दिखाया, अलग अलग ऐसे स्टोरीज हमने दिखाया जहाँ पे लोगों ने सिर्फ एक ही बात कहा, दहशत दहशत दहशत। तो ये दहशत अगर है, इसको खत्म करने का जरिया एक है, शाहजहां का शेख का गिरफ्तारी, या तो फिर आप अगर एनकाउंटर वाला कुछ ऐसा किस्सा सुने तो इसमें हैरानी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में उत्तर प्रदेश में जो देखा गया है, किशन जी का समय जो देखा गया, तो बड़ा मकसद ये है टीम का, क्योंकि कई आयोग मुश्किल है, मैं फिर भी कह रहा हूँ ये कई आयोग अब तक उनके डेलीगेशन यहाँ पर आ चुके हैं और अपना जांच का दायरा बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब एसटी आयोग से भी उम्मीद है कि वो इसी मकसद के साथ, इसी मंशा के साथ आगे बढ़ेगी कि इस मामले में पीड़ितों की बात सुनी जाए। और हमारे साथ संजय सरकार हैं, टीएमसी के नेता, इस बहस में जुड़ रहे हैं। संजय सरकार जी, सबसे बड़ा सवाल इतने दिनों के बाद भी यही बना हुआ है कि महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को कब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एक ही आवाज यही सामने आ रही है, दो टूक कहना है उनका कि शाहजहां शेख इसमें आरोपी है। कई महिलाओं की बात आ चुकी है, पीड़ित महिलाओं की बात आ चुकी है, कहां है शाहजहां शेख? बीजेपी ने तो डॉक्यूमेंट्री तक जारी कर दी कि झकझोर देने वाला सच है संदेश खाली में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी देने चाहते हैं। स्टेट पुलिस शाहजहां के खिलाफ जब एफआईआर किए थे, एफआईआर के तहत में हाईकोर्ट में ईडी ने उसको खिलाफ स्टे कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट शाहजहां को, स्टेट पुलिस जो एफआईआर उसको स्टे कर दिया है, ईडी किया है, ईडी उसको दाखिल किए थे उसके खिलाफ। तो उसमें देख हाईकोर्ट इसको संपूर्ण रूप से इसको बंद कर चुके हैं। और दूसरे नंबर बात है, आप ईडी को पूछिए शाहजहां से कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठी हुए हैं 1500 किलोमीटर दूर में, उनको पूछिए शाहजहां से कहाँ है। आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि शाहजहां शेख कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल की स्टेट की तमाम एजेंसियां हैं उनको नहीं पता है कि शाहजहां शेख कहाँ है? केंद्रीय जांच एजेंसियां जब तक नहीं आएंगी तब तक ये शाहजहां शेख मिलेगा नहीं, आप ये कह रहे हैं सरकार साहब? उसको तो स्टे कर दिए हैं, हाईकोर्ट में जाके ईडी स्टे कर दिया है। आपको तो जानकारी रहने पड़ेंगे, शायद आपको बस जानकारी है। आप मतलब जो बेमतलब से बात बोल के बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो एससी कमीशन का जो आदमी लोग आया, अनंत नायक का पूर्व परिचय क्या है? वो केवल का भारतीय जनता पार्टी को एमपी था 2004 साल में। नहीं तो फिर तो सच्चाई सामने आनी चाहिए ना संजय जी, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एसटी आयोग की टीम से? एसटी आयोग से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का मेंबर को वहां पर भेजा गया, वो निष्पक्ष रूप से कैसे वहां पर ये करेंगे बताइए? वो कैसे? चलिए ठीक है, चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं, वो रिएक्ट करना चाह रही हैं आपकी बात पर। चारू, आप क्या समझी? सरकार साहब जो कह रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसियां जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक ये शेख शाहजहां नाम का जो इंसान है ये पकड़ में नहीं आएगा, और वो जब तक पकड़ में नहीं आएगा इंसाफ मिलेगा नहीं वहां की महिलाओं को। देखिए, जब कोई क्रिमिनल एक प्रदेश की पुलिस और सरकार की आड़ में ही छुप के बैठा हो तो उस प्रदेश का प्रशासन कैसे इंसाफ दिला सकता है संदेश खाली की महिलाओं को? इसीलिए ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत है, क्योंकि वो ही इस समय इंसाफ दिला सकती है। क्योंकि ममता दीदी ने बार बार कई बार दुनिया में साबित कर दिया है कि वो महिलाओं के साथ नहीं खड़ी होती। जब भी कोई हादसा होता है वो महिलाओं के खिलाफ। संजय जी बोलने दीजिए, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए चारू जी को, उसके बाद बोलिए। आप देखिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको भी मालूम है। आपको याद होगा जब पिछली बार पश्चिम बंगाल में
समीर जी, आप जानते हैं कि मैं ऐसे चिल्लम चिल्ली की डिबेट नहीं ठीक है करती। चारू जी, आपको बस वो एक रोकना बात पड़ेगा। बार बार कह रहे हैं कि भाई ईडी ने स्टे ले रखा है, वरना तो हम अब तक पकड़ लेते जैसे बाकी आरोपियों को पकड़ा। ये बात बार बार दोहराई जा रही। जी, अपनी बात कंप्लीट करें। बाकी आरोपियों में और शेख शाहजहां में क्या फर्क है मैं आपको बताती हूँ। बाकी आरोपियों को टीएमसी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, शेख शाहजहां को क्यों नहीं किया? ये सारा किस्सा ही शुरू इसीलिए हुआ था क्योंकि शेख शाहजहां को बचाया जा रहा था लैंड ग्रैबिंग के केसेस में, दूसरे स्कैम्स में। यहाँ तक कि जब सर्च वारंट लेके ईडी की टीम प्रदेश पहुंची थी ना, कई सौ लोगों की भीड़ ने उनको मारने की कोशिश करी थी। 3 ईडी के अफसर बहुत ग्रीवियसली इंजर भी हुए थे, ये हकीकत है। उसको बचाया गया। हो सकता है इन्होंने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर करके उस दिखाने के लिए जेल में कर दिया हो, लेकिन जो मेन आदमी है, जो चीफ परपेट्रेटर है, जिसको भाई कहते हैं ये लोग, जिसको बाहुबली कहते हैं ये लोग, उसको तो ये पार्टी से निकाल नहीं पा रहे। बड़े आरोप लगा रहे हैं। चारू जी, सवाल का जवाब जरूर लेंगे। संजय जी, आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर और बता देते हैं, बीजेपी की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है संदेश खाली के सच से जुड़ी हुई। द संदेश खाली शॉकर, द बिग रिवील, ये बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है। और डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली की घटना को लोगों तक अब बीजेपी पहुंचाएगी। इसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए, जिसमें कई सीरीज बताई गई है, इसमें विजुअलाइज किया गया है उन महिलाओं को जो पीड़ित हैं इस इलाके से और जिनका घर उजड़ गया, जिनकी जमीनें छीन ली गई। और संदेश खाली पर जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी डिटेल भी आपको दे दें। संदेश खाली केस को लेकर बीजेपी की ये डॉक्यूमेंट्री है और इसमें दावा यह किया जा रहा है कि सच संदेश खाली का सामने रखा जा रहा है। नाम क्या दिया गया है? द संदेश खाली शॉकर, द बिग रिवील डॉक्यूमेंट्री, ये बीजेपी ने जारी की है। डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की घटना का पूरा जिक्र है, इसकी पूरी डिटेल दी गई। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली का सच बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली की महिलाओं की गवाही तक है। ये प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये जिक्र किया गया इस डॉक्यूमेंट्री में। महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और ये कितना अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। बीजेपी डॉक्यूमेंट्री को घर घर पहुंचाने की कोशिश करेगी और संदेश खाली को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में बीजेपी इस वक्त है। बिल्कुल, संदेश खाली को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। हमारे साथ प्रोफेसर चट्टोपाध्याय भी मौजूद हैं सीपीएम से। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है इस मामले में पूरे देश में एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई क्योंकि टीएमसी से जुड़ा हुआ नेता था, इसलिए उसके अत्याचार और जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज उठी उसको बंद कर दिया गया और उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं। एक्शन तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। आपकी पार्टी का काडर क्या कर रहा था? नहीं, बात और नहीं है जो क्या वो बीजेपी ने कहा है और वो जो एसटी आयोग आया है, अभी हो रहा है, प्रीवियसली ईडी ऑफिसर को हैरेस किया है, अटैक किया है, हाँ। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। ये सेटिंग का मामला है। क्या people of the Sandesh Khali when they revolt against our government, our प्रशासन, उसके बाद ये सब हो गया। ये बात जो चल रहा है इसको हम कहते हैं EP3 मॉडल। What is that? That is economy. It is very much connected with politics, power and pleasure. संदेश खाली वही मॉडल देख रहा है हम लोग का, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव है, बहुत सारे लैंड, ये फॉरेस्टेशन का मामला हुआ था बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, टू रेजिस्ट द नेचुरल डिजास्टर। और उसके बाद क्या हो गया हम लोग देखा है, उसको वेरी इकोनॉमिक वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट भेरी का कल्चर हो रहा है। नहीं चट्टोपाध्याय जी, बात महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म की है। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो अत्याचार और जुल्म हुआ उसकी इंसाफ की मांग और किसी पार्टी ने क्यों नहीं उठाई? आप लोग बीजेपी का इंतजार कर रहे थे कि जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तब हम अपनी बात रखेंगे। नंदीग्राम में हम तो बोलने दीजिए उनको, चट्टोपाध्याय जी को बोलने दीजिए जी। नंदीग्राम और सिंगूर में क्या हुआ था पूछे ना, तापूसी मंदिर को कैसे बलात्कार करके ऐसा बात नहीं है। बात यही है कि सुशासन के लिए ममता बनर्जी को यहाँ पर कंप्लीट करने दीजिए, बात तो पूरी रखने दीजिए। in favor of TMC,
but what is going on in the present situation? ठीक है, लेकिन चट्टोपाध्याय जी एक बहुत बड़ा सवाल है। शाहजहां शेख सर, आपने कहा कि वहां पर धांधली थी, लेकिन आपने उजागर क्यों नहीं किया इस मसले को? पहले आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा एमएलए का क्या हो गया? वहाँ का जो एक्स एमएलए था क्या हुआ? नहीं, मुद्दा अभी मैं आपसे मुद्दा पूछ रही हूँ। मुद्दा संदेश खाली है, क्या आपने सुध लेने की कोशिश की? एनार्की का सिचुएशन है, एवरीवन फाइटिंग अगेंस्ट दिस एनार्की। ठीक है, आप कह रहे हैं एनार्की का सिचुएशन है। एनार्की के सिचुएशन में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए थी पीड़ितों से, परिवार से, तो आपकी टीम क्यों नहीं गई? आपका डेलीगेशन क्यों नहीं गया? यही तो मीनाक्षी मुखर्जी एंड ऑल वीमेन, हमारा जो यहाँ पर औदा है ना, वो औदा का फुल टीम वहां पर गई थी। आप देख लीजिए, वो जो फेरी थोड़ा बंद रखा हुआ था, 144 का बात हुआ था, मीनाक्षी मुखर्जी एंड कनिका एंड सच रॉविसस एवरीवन वहां पर। ठीक है, सरकार साहब जवाब देंगे। आपने जिन बातों का जिक्र किया है, सरकार साहब जवाब दीजिए। शुरुआत में तो मीडिया को जाने से भी रोका गया, विपक्षी जो पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल की, उनको भी जाने से रोका गया। क्या ऐसा सच है संदेश खाली का जिसकी पर्देदारी है, जिसको छुपाने की कोशिश लगातार आप लोग करते रहे? पहले पार्थो प्रवीण जी को जवाब हम दे देते हैं, उसके बाद में हम सब जवाब आपको दे देंगे। पार्थो प्रवीण जी को जवाब, साईबाड़ी में एक माँ के सामने बेटा को हत्या किया था, उसको खून चावल में मिला दिया था। माँ को बोल रहा है ये चावल आपको खाने पड़ेंगे, बेटा को खून करके खून खिला गया। दूसरे नंबर 1996 में सागर दीदी ने कांग्रेस को वोट देने के नाते 4 भाई को हत्या कर दिया गया था, उसको मुंडी से माँ बाप के सामने फुटबॉल खेला गया था। ये कम्युनिस्ट लोग हत्या किया था, मैं आपको बता रहा है। अरे पुराना तो खूनी इतिहास रहा है ये पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल की सियासत का एक खूनी इतिहास रहा है। मैं पूरी डिटेल आपसे नहीं मांग रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 2011 से तो आपकी सरकार है ना, और एक नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, उसके बाद कैसे सियासत ने करवट ली है हम जानते हैं। क्या संदेश खाली दूसरा नंदीग्राम साबित होने वाला है? धीरे रखिए, सुनिए ना। एक महिला को स्तन भी काट दिया गया था, इसमें स्तन काट दिया था इसने, इसी ने, ये हार्वर्ड ने काट दिया था। और जो यहाँ विक्टिम महिलाएं हैं, जो यहाँ विक्टिम महिलाएं हैं जिनके साथ क्रूरता हुई, जिनके साथ अपराध हुआ, उसके बारे में क्या किया टीएमसी सरकार ने? मैं डॉक्टर वरुण, ठीक है सरकार साहब आपने बात रखी अपनी, डॉक्टर वरुण पुरोहित मैं आपके पास आ रही हूँ। जो पर्दे के पीछे का सच है वो बाहर तो आना चाहिए। इतनी टीमें आ चुकी है, उसके बाद भी अभी भी पीछे पर्दे के पीछे सारी घटनाएं हो रही और कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हम कब तक उम्मीद करेंगे कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा संदेश खाली की? निधि जी, 21वीं सदी का भारत में सभ्यता संस्कृति का किस प्रकार हास हो रहा है हम देख रहे हैं, सारी दुनिया भी देख रही है। इतनी निंदनीय और गंदी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद मैं राजनीतिक व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूँ। किस प्रकार के नेता हैं, किस प्रकार की पार्टियां हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री ला रहा है, कोई क्या कह रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। अरे भाई, रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है संसद, पार्लियामेंट। उसमें आप सब्ज बाग दिखाने के लिए महिला आरक्षण का ला सकते हो, एक स्वांग रचने के लिए, वो भी कब होगा? 10-20 साल बाद। उसमें ये जो क्राइम हो रहे, वुमेन अगेंस्ट क्राइम, चाहे उज्जैन की घटना हो, हाथरस की हो, कोई राजस्थान की हो, कोई बंगाल की, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते? आज इतने दिन हो गए, केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं थी क्या वहां? इतना वो शेख जिसकी आप बात कर रहे हो, इतना वो कर रहा है, डॉन बना हुआ है वहां पे, और भी बना। ममता दीदी की तो सबको पता ही है, एनआरकी चल रही है, सबको पता है। अब जब आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए ये क्यों नहीं पार्लियामेंट में चर्चा करें? मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट का इमीडिएट सेशन बुलाइए, उसमें चर्चा करिए, फिर लगाइए राष्ट्रपति शासन, तो एक लगेगा भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। चारू प्रज्ञा जी, इसका एक जवाब दीजिए। वरुण पुरोहित जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही थी, बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है, गांव है, वहां पर महिलाओं पर इस कदर जुल्म हो रहा था, एक आदमी इतना बड़ा डॉन बना हुआ था, चल कैसे रहा था ये सब कुछ? ये एक बड़ा सवाल है। अल्टीमेटली जब महिलाओं ने ही विद्रोह किया शेख शाहजहां की फरारी के बाद, तब ये मामला उठा। समीर जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमें इस बात को याद रखना कि संदेश खाली भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है। ये वही बॉर्डर है जिसको सशक्त करने के लिए भारत सरकार दिन रात मेहनत करती है, और ये वही बॉर्डर है जहां से ममता दीदी की सरकार और उनके नेता
लोगों को आने देते हैं। देखो, इस बात को हम झुटला नहीं सकते। जब एनआरसी की बात केंद्र सरकार करने चलती है ना, सबसे पहले खड़े होते हैं खिलाफत में सारे विपक्षी, इंक्लूडिंग टीएमसी। ये सच्चाई है। तो अगर सुरक्षा एजेंसीज को काम करना है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काम करना है, तो बंगाल जैसे प्रदेश में जो अराजकता चल रही है उसको बंद करना ही होगा। आप ये देखिए, संदेशखाली में जो हो रहा था, ये कोई 30 साल पहले की घटना नहीं थी, ये आज के नए भारत की घटना है। और मैं आज भी एक बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, शेख शाहजहां केवल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि संदेशखाली मुझे लगता है झांकी है। इसके पीछे एक बहुत ही भयानक सच छुपा हुआ है और उस सच को छुपाने के लिए ममता दीदी अब तक शेख शाहजहां को छुपा के रखी है। बड़ी बात कह रही है चारू प्रज्ञा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। और संजय सरकार, मैं आपके पास आऊंगी, जरूर सवाल पूछूंगी कि एनआरकी छोड़कर क्या अब सरकार इस बात के लिए काम करेगी कि इसका सच सामने आए। एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त बता देते हैं, संदेशखाली पर बंगाल के डीजीपी का बयान आया है। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, ये डीजीपी का कहना है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, डीजीपी की तरफ से दो टूक कहा गया। पीड़ितों के आरोप पर एक्शन होगा, बंगाल के डीजीपी का कहना है। सुना देते हैं आपको क्या कह रहे हैं। जिन्होंने जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है, उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे, जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। डीजीपी को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले, ये एक तरह से निर्देश हैं और जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी और जो पीड़ित हैं उनकी बात भी हम सुन रहे हैं, उसी के हिसाब से एक्शन होगा। संजय सरकार, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बहस इतनी देर से चल रही है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखेंगे तो शाहजहां शेख के समर्थक ईडी की टीम पर भी हमला कर देते हैं, पुलिस और प्रशासन को धता बता देते हैं, उसके बाद भी आप क्या उसको डिफेंड कर रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ा गया है अब तक? क्या कर रही है पुलिस और प्रशासन? ये सवाल बना हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन टीम को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? सच सामने आना चाहिए। उल्टा चोर कटवाल का डाकते हैं ना। ये निमाई राय है, भारतीय जनता पार्टी का लीडर है संदेशखाली का। ये निमाई राय ने क्या किया था, 50,000 रुपया लेके बांग्लादेश को घुसपैठ घुसाते हैं, इसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना के देता है। इसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये बड़े बात मत बोले, बड़े बात शाहजहां शेख की हो रही है। शाहजहां शेख को हम क्या बोला, उसको खिलाफ एफआईआर जब स्टेट पुलिस ने किए थे। चलिए ठीक है संजय सरकार साहब, वक्त वहां पर अमूल का जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम चल रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनते हैं क्या चेयरमैन श्री श्यामल भाई और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात की दूध समितियों से जुड़े एक और साथी है जो डेयरी सेक्टर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। ये स्टेक होल्डर, ये साझीदार है हमारा पशुधन। मैं आज इस यात्रा को सफल बनाने में पशुधन के कंट्रीब्यूशन को भी सम्मानित करता हूं, उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। इनके बिना
डेयरी सेक्टर की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा देश के पशुधन को भी प्रणाम। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अमूल के प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है। 18,000 से ज्यादा दुग्ध सहकारी मंडली, 36 लाख किसानों का नेटवर्क, हर दिन 3.5 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का संग्रहण, हर रोज पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन पेमेंट, ये आसान नहीं है। छोटे छोटे पशुपालकों की ये संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। भाइयों और बहनों, दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका भी एक उदाहरण है। आज अमूल के ये नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के रूप में रखी गई थी। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं,
हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है उसकी करीब 70% लाभार्थी बहनें, बेटियां ही है। सरकार के प्रयास से पिछले 10 साल में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इन्हें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि यहां गुजरात में भी हमारी डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बड़ा काम किया था। हमने सुनिश्चित किया कि डेयरी का पैसा हमारी बहनों बेटियों के बैंक खातों में सीधा जमा हो। मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमूल की प्रशंसा करूंगा। हर गांव में माइक्रो एटीएम लगने से पशुपालकों को पैसा निकालने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में पशुपालकों को रुपए क्रेडिट कार्ड देने भी उसकी भी योजना है।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचमहाल और बनासकांठा में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भाई और बहनों, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ हमने पहली बार पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खर पका हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही। इसी बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आप सभी पशुपालकों को होता है। इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। हम 2030 तक फुट एंड माउथ डिसीज को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, पशुधन की समृद्धि के लिए कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगाह की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। साथियों, हम गुजरात के लोग जानते हैं कि पानी का संकट क्या होता है। सौराष्ट्र में, कच्छ में, उत्तर गुजरात में हमने अकाल के दिनों में हजारों पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मीलों मीलों चलते जाते देखा। हमने पशुओं के मरते पशुओं के ढेर, उसकी तस्वीरें भी देखी है। नर्मदा जल पहुंचने के बाद ऐसे क्षेत्रों का भाग्य बदल गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी चुनौती से ना जूझना पड़े। सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो भी
देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा, टपक सिंचाई का दायरा कई गुना बढ़ गया है। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गोबर से जो हमारे डेयरी प्लांट हैं, वहां बिजली पैदा की जा रही है। बदले में जो जैविक खाद बनती है वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इससे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही, खेत की मिट्टी के स्वाद का भी बेहतर लाभ होगा। अमूल ने बनासकांठा में जो गोबर गैस प्लांट लगाया है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। साथियों, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। आज भाजपा सरकार पैक्स को, एफपीओ को, दूसरी सहकारी समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दे रही है। हमने गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया। इसमें डेयरी सहकारी संस्थाओं को ब्याज पर पहले से अधिक छूट का प्रावधान किया गया। सरकार मिल्क प्लांट के आधुनिकीकरण पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी योजना के तहत आज साबरकांठा मिल्क यूनियन के 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। इसमें प्रतिदिन 800 टन पशुओं का चारा बनाने वाला आधुनिक प्लांट भी शामिल है। भाइयों और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो मेरा विश्वास, सबका प्रयास इस बात पर है। भारत ने अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत होने का संकल्प लिया है। एक संस्था के तौर पर अमूल के भी तब 75 साल होने वाले। आपको भी आज यहां से नए संकल्प लेकर जाना है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी में पौष्टिकता को पूरा करने में आप सबकी बड़ी भूमिका है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अगले 5 साल में आप लोगों ने अपने प्लांट्स की प्रोसेसिंग क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। आज अमूल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है।
सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है। एक बार फिर आप सभी को 50 वर्ष के इस पड़ाव पर पहुंचने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी को 50 देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप संबोधन सुन रहे थे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। अमूल का स्वर्ण जयंती समारोह, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल, उनका संबोधन हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर है। बैंक खाते पर रोक को लेकर कांग्रेस पार्टी के खेमे से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। जिस तरह से बैंक खातों को ऑपरेट कराने को लेकर पहले रोक लगेगी और फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल ने यह रोक हटाई, उस पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन, मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर बीजेपी पर आरोप लगाए। सुनाते हैं आपको कांग्रेस का क्या कहना है। टू रिवील द सो कॉल्ड फाइनेंशियल टेररिज्म imposed by the BJP government on Congress party. As per the latest information from the banks, the BJP government forced the banks of the Congress party, Indian National Congress, to transfer approximately rupees 65.89 crores from our deposits to the government. The details will be given by our treasurer. Basically, this amount is from AICC and Indian Youth Congress account and NSUI. Unlike BJP, we got this money from ordinary workers of the party. Congress party, you people know that, are extensively going for a crowdfunding, and we are collected money from the poor people of this country. That money is this. Youth Congress money means basically is they are doing membership yearly basis. Their money is totally of membership fees of the Youth Congress worker, ordinary Youth Congress worker. What does it mean? Just before the parliament election, can you imagine that? The account of the principal opposition party, basically he's been hijacked by the BJP government. We are all law-abiding citizens. Party also like that. On film, very, very non-serious matters, they are taking away our money. Basically, they are stealing our money from the banks. This is a clearly state of affairs to denying the minimum level playing field for a political party to fight an election. Only one question. We are also ruled this country. Whether, if any such instance BJP can point out that they had this type of experience by the Congress-led UPA government or Congress government, whether BJP has given any income tax as a party. This is clearly an attack on democratic principles and values, and they're trying to shut the voice of entire opposition. You people can understand
this type of low level attack never happened in this history of this country. The Congress party, BJP didn't, I don't know, they are in a false paradise. We will fight it out. We are believing, actually we are going before the tribunal. They are hearing today also. We are expecting a clear-cut verdict from them. We will take all legal actions on one side and we will go to the people of this country because they are the masters of this country. The way in which they are denying the democratic minimum principles and democratic values in this country, then how can democracy will be survive in this country? This is clearly an example of dictatorship. Actually, BJP is dragging the largest democratic country of the world into a dictatorship Raj. We will fight it out. We are strongly condemning it. Thank you. पिछले कुछ दिन पहले यहीं पे एक प्रेस वार्ता में मैंने आप लोगों को जानकारी साझा करी थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो, कंपनियों के पीछे धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ, और दूसरा तरीका है निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में, और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये कंपनियों के नाम भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कल, पर आज हम यही कहना चाहते थे कि लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे, पर ये बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े सभी खाते सरकार ने हाईजैक कर लिए हैं और 65 करोड़ 88 लाख रुपए कांग्रेस के खातों से ट्रांसफर कर लिए गए। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है।